जो दो बेसिक इक्वेशन है वो हम लोग लिखते हैं रोज, आपको पता है। सबसे पहला इक्वेशन है करंट का, I = I0 sin ओमेगा टी, पहला इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन है वो किसका है, वोल्टेज का, यानी E = E0 sin ओमेगा टी। ये जो दो इक्वेशन हैं ये हम लोग डेली देखते हैं, डेली पढ़ते हैं, इन्हीं के आधार पर सारा डेरिवेशन होता है, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर आज है हमारा 7। ये लेक्चर नंबर आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप पीछे के लेक्चर्स को देखते रहें और आपका क्रम जो है वो कभी गड़बड़ाए नहीं, आप एक सीरियल वाइज स्टडी करते रहें। चलिए, अब जो हम लोगों ने देख लिया है उसको हम लोग लिखते हैं। हम लोगों ने पहले देखा है एक एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है, आर, उसका रेजिस्टेंस आर हो गया। उसमें करंट और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोगों ने देख लिया। पहला, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। ये हम लोगों ने पहली बार देखा, पहला जो टॉपिक था। उसके बाद जो दूसरा हमारा सर्किट था उसमें रजिस्टर के जगह लग गया इंडक्टर। दूसरा, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, ठीक है। ये हो गया आर, ये हो गया एल। ये दो हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैं बता दूं, इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था, परंतु जो सेकंड वाला है एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा होता है, उसमें करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है बच्चों, आपको याद होगा। वो फेज डिफरेंस यानी एंगल का डिफरेंस होता है π/2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि जब एक एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा होता है तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच फेज का कितना डिफरेंस होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन में टिक लगाना है। और सही ऑप्शन या सही आंसर क्या है, π/2 यानी 90 डिग्री। इसमें वोल्टेज करंट से पीछे हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा जो डेरिवेशन आया था वो आया था -π/2 करके, माइनस था। आज हम लोग देखेंगे थर्ड वाला। आज का हमारा टॉपिक है टुडेज टॉपिक, ये तो हो गया पहले का। आज देखते हैं थर्ड नंबर हमारा टॉपिक क्या है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, C होगी। तो ये हम लोग आज टॉपिक देखने वाले हैं कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हो तो उसका क्या करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन होता है। इसको मैंने क्वेश्चन के रूप में भी लिखा था पिछले क्लास में, आपको याद होगा। हम लोग इसको और करके लिख सकते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट। किसके लिए पता करना है, एक्सप्रेशन पता करना हमें करंट के लिए। कब, जब उस सर्किट में हम लोग सप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग सप्लाई, और सर्किट में क्या लगा रहता है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। When circuit contains only a capacitor, और क्वेश्चन के साथ था व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड लास्ट में था राइट इट्स एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसको चलिए लिख देता हूं मैं। शॉर्ट क्वेश्चन है ये,
3 मार्क्स का। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करने की गलती नहीं करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अभी तक आपने जो पेशेंस रखा है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस को देख रहे हैं और धीरे धीरे फिजिक्स के प्रति आपका रुझान बढ़ते जा रहा है और आप सीख भी रहे हैं। चलिए हम लोग इसको डिराइव करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो पहले फिगर हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे। फिगर बिल्कुल आसान है। आपने जो पहला वाला देखा जिसमें सिर्फ रजिस्टर था, तो एक रजिस्टर लगाया था। दूसरा वाला भी आप लोगों ने देख लिया है, इंडक्टर, एक कॉइल को हमने लगाया था। और थर्ड आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को शुरू करने से पहले अभी आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर के बारे में पहले बता दूं, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए और इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए। ये जो कैपेसिटर है ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पर पढ़ना है कैपेसिटर एंड इट्स टाइप्स, और कितना एनर्जी इसमें स्टोर होता है वो भी पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखें, ये दो लाइन बिल्कुल पैरेलल बनानी है और यही कैपेसिटर का सिंबल है। ये हो जाएगा C, और यहाँ पर AC सोर्स के रूप में हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, आप सब जानते हैं इस तरह से। और ये क्या है इसको लिखना पड़ेगा, तो ये है AC सोर्स, AC सोर्स। और यहाँ इक्वेशन क्या लिखते हैं, वोल्टेज का E0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब फिगर आप देख रहे हैं वही मिलता जुलता फिगर है जो पहले बना चुके हैं। अब उसके बारे में डिटेल लिखते जाना है कि आखिर फिगर में क्या है। तो चलिए लिखते हैं, लेट अस कंसीडर एन AC सर्किट व्हिच कंटेन्स only a capacitor as shown in the figure given above। एक कैपेसिटर को हमने कंसीडर कर लिया जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको पता है, अप्लाइड वोल्टेज हमें पता है कि क्या अप्लाइड वोल्टेज है। अप्लाइड वोल्टेज इज E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। पहला इक्वेशन इसको मान लिया हम लोग। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस, तो उसका हम लोग कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है उसके बेस पर लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, वो क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, फिर से मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं। उसका फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। तो इसी को हम लोग दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं बच्चों, V इक्वल टू Q/C। इक्वेशन 2 हो गया, इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो E यानी कि EMF के बराबर है, ऑल्सो V बराबर E। इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1, 2 और 3 उनको हम लोग अगर कंबाइन करेंगे तो उसमें क्या लिखा जा सकता है वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं, इक्वेशन 2 आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 3 यहाँ पर। तीनों को हम कंबाइन करेंगे, इसको 1 को, 2 को और 3 को। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। E के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं।
और v की जगह क्या लिख सकते हैं, q बाई सी लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, E की जगह हम लोग लिख सकते हैं v और v की जगह लिख सकते हैं q बाई सी। तो फाइनली हम लिखेंगे q बाई सी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब q बराबर सी ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब याद कीजिए कि हम लोगों को क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर करंट, यानी करंट की इक्वेशन निकालनी है। तो करंट का इक्वेशन निकालना है, हमारे पास यहाँ चार्ज है, तो हम क्या करेंगे कि करंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है आई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट dq बाई dt बराबर, इधर भी डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये dq बाई dt क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा आपको करंट, यानी कि I बन जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I। अब यहाँ डिफरेंशिएशन का रूल, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। क्या कांस्टेंट टर्म है, सी ई नॉट बच गया डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा मल्टीप्लाई में होगा, तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी ये आई की वैल्यू आ गई। अब देखिए कॉस का टर्म आ रहा है, हमारा जो वोल्टेज है किसके टर्म में है, साइन के टर्म में है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक इक्वेशन अलग फॉर्म में हो, दूसरा अलग फॉर्म में हो, दोनों को हम जब कंपैरिजन करेंगे तो एक फॉर्म में होना जरूरी होता है। तो ये साइन के रूप में है, ये कॉस के रूप में है, तो हम कॉस को कैसे चेंज करेंगे साइन के रूप में, बिल्कुल आसान है। कॉस को चेंज करने का फॉर्मूला है 90 प्लस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी ओमेगा ई नॉट, इसको लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के बदले सी ओमेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, ये हो गया आई इक्वेशन। इसको हम कुछ और मान लेते हैं, 3 तक मान चुके हैं तो 4 तक मान लेंगे। चलिए यहाँ तक के बाद हम लोग नेक्स्ट इधर की ओर बढ़ते हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है, तब तक इधर मैं बोर्ड को साफ करता हूँ, आप ध्यान अपना उधर दीजिए किस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। अभी तक आप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कुछ सीखना है तो कुछ हमको अपना ध्यान देना पड़ेगा, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं सीख पाएंगे। जब आप वीडियो देखते हैं तो आप अपने सारे काम को छोड़कर अपने रूम को बंद करके आराम से पूरा कंसंट्रेशन बनाकर वीडियो को देखिए, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे, अदरवाइज आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। चलिए आप देखते हैं इधर, यहाँ जो साइन का वैल्यू है उसको अगर हम मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, इफ साइन क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बराबर मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा 1। तो जब LHS का वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो RHS को भी मैक्सिमम करना होगा, तो उधर से क्या होगा ऑल्सो I बराबर मैक्सिमम बराबर I नॉट। तो अब हम लोग वहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इधर वाला टर्म मैक्सिमम हो चुका है, इधर ही मैक्सिमम हो चुका है, तो हम लोग लिखेंगे we can write I नॉट बराबर सी ओमेगा ई नॉट, I नॉट बराबर सी ओमेगा ई नॉट। उधर का टर्म तो आपका आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम हो चुका है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, I नॉट बराबर सी ओमेगा ई नॉट। चलिए इसको भी कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, I नॉट बराबर सी ओमेगा ई नॉट।
यहाँ पर आप सबका वैल्यू जान रहे हैं। तो अब इक्वेशन हम कंबाइन करेंगे 4 और इक्वेशन 5 को। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो जब 4 और 5 को कंबाइन करेंगे तो लिख सकते हैं I बराबर I नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप देख लीजिए करंट का क्या इक्वेशन आया। कल हमारा जो इक्वेशन आया था वो था I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर हम देखकर बता सकते हैं कि इस बार जो वोल्टेज है और जो करंट है उन दोनों के बीच सेम वही फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जो करंट है वो आगे बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। पिछले लेक्चर में आप ध्यान से देखिए, उसमें माइनस साइन था, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि करंट पीछे चला गया। लेकिन आज देख रहे हैं कि करंट आगे हो गया। चलिए इस बात को लिखते हैं। सो वी कैन से दैट करंट लीड्स का मतलब आगे, लिख देता हूं हिंदी में, आगे। करंट जो है वो आगे बढ़ जाता है। करंट लीड्स बाय वोल्टेज बाय फेज। कितना फेज से बढ़ता है आगे? पाई बाई 2 से बढ़ता है। अब हम लोग पिछले क्लास की भांति दोनों का टाइम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए टाइम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। टाइम डायग्राम कहने का मतलब है एक एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम रहेगा और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों रहेंगे, और उन्हीं का जो ग्राफ बनेगा उसी को बोला जाता है टाइम ग्राफ। तो टाइम ग्राफ बनाना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में जरूर उसको बनाइएगा, क्योंकि जितना भी ग्राफ और फिगर होता है उसी पर ज्यादा मार्किंग होती है। आप ये जानते होंगे फिजिक्स में जितना आप ग्राफ बना सकते हैं, फिगर बना सकते हैं क्लियर, तो आपकी मार्किंग उतनी अच्छी होगी। चलिए ध्यान से देखिए। ये इस तरह से लाइनिंग मैंने खींच दी है ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो, सुविधा हो। यहां पर क्या है? टाइम बढ़ता है। यहाँ 0 है, 2 मैक्सिमम वैल्यू ऊपर, 2 नीचे। यहाँ I नॉट, यहाँ पर E नॉट, यहाँ माइनस I नॉट, यहाँ माइनस E नॉट। तो आज मैंने आपको क्या बताया? करंट जो है वो आगे बढ़ रहा है। किससे? वोल्टेज से। तो पहले हम लोग अपना वोल्टेज का बना लेते हैं। वोल्टेज तो जस्ट का प्लस है, वो आपको यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे इस तरह से वोल्टेज अपना चलेगा, ठीक है। ऊपर में मैक्सिमम, नीचे में मैक्सिमम पर आ गया। अब करंट को देखिए ध्यान से, यहां से शुरू होगा करंट, अब यहां से आगे बढ़ रहा, ये यहां से ऐसे आके ये इस तरह से ये बढ़ेगा आगे। आप गौर कर सकते हैं कि करंट जो है यहाँ 0 से नहीं शुरू होकर ऊपर से शुरू होता है। ये इसको आगे बढ़ा देंगे नाम लिखने के लिए। अब चलिए जहां जहां बीच में एंगल था उसको लिख लेते हैं। ये होता है, आप जानते हैं, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये हो जाता है 2 पाई। अब जो एक लाइन जिस ग्राफ को दर्शाता है उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि वो किस ग्राफ को दर्शा रहा है, तो उसको हम लोग लिख देते हैं। चलिए ये यहां तक ऐसे आ गया, इसको ऐसे मिलाएंगे बच्चों, देखिए ऐसे ध्यान से मिलाना है। और उसका जो नाम है वो जरूर इंडिकेट करेंगे। नाम इंडिकेट नहीं करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि ग्राफ किसका है। तो चलिए रेड वाली जो है ये किसको इंडिकेट कर रही है? वोल्टेज की। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो ब्लैक वाली लाइन है वो किसको डिनोट कर रही है? करंट की। तो करंट का एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। करंट का है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो गया करंट का इक्वेशन जो हमने ब्लैक इंक से उस ग्राफ को दर्शाया। और ये लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि जो आप बना रहे हैं
वो किस चीज का ग्राफ है, वो आखिर क्या डिनोट करता है। तो हम इसको लिखेंगे, ये है टाइम डायग्राम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग इसका ऑपोजिशन निकालते हैं कि ऑपोजिशन क्या है। ऑपोजिशन का मतलब होता है इस सर्किट का टोटल विरोध। तो आप ध्यान से इक्वेशन को देखिए, आई नॉट बराबर सी ओमेगा ई नॉट। इस इक्वेशन से हम लोग चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 5 है। इक्वेशन पहले लिखिए, आई नॉट बराबर सी ओमेगा ई नॉट। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पिछले बार मैंने बताया था ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू V बाई आई होगा। V यानी वोल्टेज यानी ई नॉट बटा आई नॉट। तो ई नॉट बटा आई नॉट करेंगे तो 1 बाई सी ओमेगा हो जाएगा। और इसी को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई सी ओमेगा बराबर 1 बाई सी 2 पाई न्यू। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, तो उसके जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। एक बार आप ध्यान से जरा बोर्ड को देखिए कि मैंने क्या लिखा है। अब हम लोग इसका यूनिट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट लिखेंगे। यूनिट पिछले क्लास में भी लिखा था मैंने। अपोजिशन का मतलब वो एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट बहुत आसानी से आप जान सकते हैं बच्चों कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो होगी ओम। ठीक है, तो यानी इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको ब्रैकेट में चले लिख देते हैं बगल में। ये आखिर ये है क्या, ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी। चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। पहला है XC, दूसरा है C और तीसरा है फ्रीक्वेंसी ये न्यू। अब तीनों की यूनिट आपको लिखनी है। तो XC यानी ये हो जाएगा ओम, इसका सिंबल इस तरह से होता है। C का यूनिट होता है फैराड, F बोलते हैं इसको। और इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो आप देख लिए इस तरह का डेरिवेशन हम लोगों ने किया जैसे पिछले क्लास में किया था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहे तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार देखते रहिए ताकि आपको कंसेप्ट माइंड में बैठ जाए। अंत में मैं आपके और आपके परिवार के सुखद स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। कल हम लोग एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर पढ़ेंगे और वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कल हम लोग L, C और R इन तीनों को कंबाइन कर देंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था R, फिर हम लोगों ने पढ़ा L और आज हम लोगों ने पढ़ा C। तो अब कल जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग 5 मार्क्स का वो टॉपिक है और उसमें हम लोग तीनों को आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके देखेंगे कि उस सर्किट में करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, क्या डायग्राम बनता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।